गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। मिश्रण चल रहा है आपका। कई सारे बच्चों का छूट गया होगा। उन बच्चों की संख्या कितनी है? हाथ उठाइए जिनका छूटा है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए, उपाय बताऊंगा कैसे कवर होगा। अभी जिनका छूटा है समझ में उनको नहीं आएगा। चलिए, कहां तक क्वेश्चन करवा दिया गया है? आपका 36 करवाना है ना? ये सब सवाल तो वैसे ओरल होते हैं, लेकिन एलिगेशन से मैं करवा दे रहा हूं। ओरल तो करवाया था ना मैंने। चलिए आइए एलिगेशन से देखिए। कुणाल को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। अब वह प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 3 अंक खोता है। 50 प्रश्न हल करके वह 95 अंक पाता है। उसने कितने प्रश्न सही हल किए गए? उसके द्वारा कितने प्रश्न सही हल किए गए? एसी चलवाइए जरा। चलिए देखिए, सही हल किए गए प्रश्न और गलत हल किए गए प्रश्नों का यह मिश्रण है 50 प्रश्न। सही हल करने पर 4 अंक मिलता है, गलत हल करने पर 3 अंक काट लिया जाता है। तो बच्चों यहां पर मिला है टोटल 95 अंक। तो 50 प्रश्न हल करके 95 अंक मिला है। तो एक प्रश्न पे कितना मिला? 95/50, एवरेज निकाल लिया। इसमें आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। कितना मिला? 1.9 मिला। मिल रहा है ना 1.9? तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो क्या मानेंगे यहां पर हम? अगर वो सभी प्रश्नों के सही उत्तर देता, यानी कि 50 के 50 के वो सही उत्तर देता, तो मिलता कितना उसे? 4 × 50 यानी कि 200। अगर सभी 50 के वो गलत उत्तर देता तो उसका कटता कितना, मतलब माइनस में कितना मिलता? बताइए। -3 × 50 यानी कि 150। मिला फाइनली कितना है? 95। क्रॉस डिफरेंस ले लीजिए, ये -150 है। -150 और 95 का जो डिफरेंस होगा वो 245 होगा, और 200 और 95 का जो डिफरेंस होगा 105 होगा। किससे कटा दें? 35 से कटा दें। 7 और 3 आ रहा है, यानी कि सही हल किए गए प्रश्न रेशियो में 7 हैं और गलत हल किए गए प्रश्न रेशियो में 3 हैं। सही है? तो पूछा गया है कि बताइए, गलत नहीं, सही वाला पूछा है। सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या बताइए, यानी कि 3 की वैल्यू चाहिए। यहां से टोटल प्रश्न रेशियो में कितने हो रहे हैं बताइए? सही यानी कि 7। हाँ, रेशियो में टोटल कितना हो रहा है प्रश्न? 10। और रियल में प्रश्न कितना है? 50। तो 10 आपके 50 प्रश्नों के इक्विवेलेंट होगा। 1 बराबर 5 प्रश्नों के 7 बराबर। यही आपका सही हल किए गया प्रश्न है। यह एलिगेशन का मेथड यहां लग गया। एग्जाम का तरीका यह है नहीं, ठीक है? एग्जाम का तरीका कल मैंने बताया था। क्या बताया था? कि अगर वो 50 के 50 सही हल करता तो मिलता 200, लेकिन मिला उसे 95। कितना कम मिला? 105 कम मिला। इस 105 कम मिलने का कारण क्या है? प्रश्न उसने गलत हल किए हैं। तो एक प्रश्न गलत हल करने पर कितने का नुकसान? 3 का? 7 का। वेरी गुड। क्यों 7 का? जो सही करने पर 4 मिलता वो नहीं मिलेगा, और 3 की माइनस मार्किंग हो जाएगी, यानी कि कुल 7 अंकों का नुकसान होगा। यानी कि 105 अंकों के नुकसान में कितने प्रश्न उसने गलत हल किए? 105/7, यानी कि 15 प्रश्न। 15 प्रश्न उसने गलत हल किए, तो सही हल किए गए प्रश्न कितने होंगे? 35 होंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओरल, पेन नहीं उठाना है इसके लिए। सही है? आ रही है बात समझ में? ये तरीका एग्जाम का है। करवा नहीं रहा हूं, नंबर सिस्टम में करवाता हूं ये क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन। यस, क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं? सही हल करने पर 4 नंबर मिलता है, गलत हल करने पर
3 अंक काट लिया जाता है, यानी कि माइनस मार्किंग होती है। इसलिए यहाँ 4 और यहाँ 3 लिए हैं। और यहाँ पर एवरेज लेके करते तो थोड़ा कैलकुलेशन हमारा बड़ा हो जाता। इसलिए रिप्रेजेंटेशन का एक और तरीका होता है कि मान लिया कि वो सभी प्रश्नों का सही उत्तर देता है तो मिलना चाहिए उसको 200, लेकिन अगर वो सभी प्रश्नों के गलत उत्तर देगा तो मिलेगा उसको -150, लेकिन मिला कितना 95। आया समझ में? ऐसे कर दिया मैंने। क्लियर है? अच्छा, वो शॉर्टकट की बात कर रहे हैं जो ओरल वाला, क्या गलत प्रश्नों का अंक 7 आया है, मतलब गलत हल करने पर 7 का नुकसान हो रहा है। हाँ, तो मेथड 2 की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, सुन लीजिए, मेथड 2। हमें लगा इसमें बात कर रहे हैं आप, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि -3 ही होना चाहिए। हाँ ठीक है। यहां -3 लेने का क्या सिस्टम है कि गलत हल करने पर माइनस मार्किंग कितने की होती है बताइए? 3 की ही होती है। और वहां जो हमने कंपेयर किया वो किससे किया है? टोटल नुकसान से। वहां का हमारा पैटर्न क्या था? सभी के अगर वो सही उत्तर देता तो 200 मिलता, लेकिन मिला 95 है। गया ना उसका 105 नंबर? 105 गया ना? तो 105 केवल माइनस मार्किंग से जाएगा। बताइए, 105 का उसको जो टोटल नुकसान हुआ है वो कैसे हुआ है? वो 4 जो मिलता वो नहीं मिला है, और गलत हल करके के कारण -3 भी हो गया है। आई बात समझ में? यानी कि एक प्रश्न को गलत करने पर कुल नुकसान कितने का हुआ है? 4 अंकों का हुआ है। तो हम वहां उससे रिलेट किए हैं, सॉरी 7 अंकों का हुआ है, वहां हमने कुल उससे रिलेट किया है। समझ में आया? चलिए तो अगला क्वेश्चन। महेश, एसी चल रही है? बोल दिया आपने। आइए चलिए देखिए, महेश प्रत्येक सही किए गए प्रश्न पर 3 अंक पाता है और गलत हल किए गए प्रश्न के लिए 2 अंक खोता है। यदि वह 30 प्रश्न हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है तो सही किए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी? ओरल करना है तो हम बोलेंगे अगर वो सभी 30 के 30 सही हल किया होता तो मिलता 90, लेकिन मिला कितना? 40। कितना नुकसान हुआ? 50 का। और एक प्रश्न गलत हल करने पर कितने का नुकसान? देखिए, जो 3 मिलता वो नहीं मिलेगा और 2 नंबर की माइनस मार्किंग हो जाएगी, 5 नंबर का नुकसान। तो 50 नंबर का नुकसान किया है तो कितने प्रश्न हल गलत किया होगा वो बताइए? 50/5 यानी कि 10 प्रश्नों के वो गलत उत्तर दिया है, तो सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या 20 हो जाएगी। यही है ना सिस्टम? ये ओरल हो गया। लेकिन बच्चों, इस सवाल में एलिगेशन की बात साफ साफ दिखाई दे रही है, तो कि यहां भी किसकी बात हो रही है? मिलावट की बात हो रही है। और जहां भी मिलावट की बात होगी वहां लगेगा आपका लिंकिंग मेथड, लगेगा ही लगेगा, एलिगेशन मेथड लगेगा। तो यहां देखिए 37 नंबर के क्वेश्चन में सही और गलत हल किए गए प्रश्नों की ये मिलावट है। 30 प्रश्न, 30 प्रश्न सही और गलत हल किए गए प्रश्नों की क्या है? मिलावट है। अब देखिए, एक प्रश्न सही हल करने पर मिलता है उसको 3 नंबर, अगर वो 30 से 30 सभी सही कर दे तो मिलेगा 90 नंबर। एक प्रश्न गलत हल करने पर माइनस मार्किंग होती है 2 नंबर की, 30 से 30 गलत कर दे तो उसे कितना मिल जाएगा? -60 मिल जाएगा। लेकिन मिला उसे कितना है? 40 मिला है। क्रॉस डिफरेंस ले लीजिए, 100 और ये 50, 2 और 1 का आ गया रेशियो। आ गई बात समझ में? अब देखिए, सही हल किए गए प्रश्न रेशियो में 2 है और गलत हल किए गए प्रश्न रेशियो में क्या है? 1 है। कुल प्रश्न कितने हो गए रेशियो में? 3 हो गए। और रियल में कुल प्रश्न कितने हैं? 30 है। तो 1 बराबर 10 के, तो बताइए पूछा गया है 2 बराबर, यानी कि सही हल किए गए प्रश्न पूछा गया है, तो 2 बराबर किसके? 20 प्रश्न के। यह आपका एलिगेशन का तरीका है। सही है? आ रहा है सबको समझ में?
38 पे आइए, 38 आ जाए। चलिए देखिए 38 लगाइए। एक मिश्र धातु में तांबा 90% है और टिन 10% है। दूसरे मिश्र धातु में तांबा 93% है तथा टिन 4% है। उसे किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में 9% टिन अवश्य सम्मिलित हो? यहां पर दो प्रकार की मिश्र धातुएं हैं और इन दो प्रकार के मिश्र धातुओं को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जा रही है। मिश्र धातु समझ रहे हैं ना? आप धातुओं को मिला दीजिए, वो क्या हो जाएगी? मिश्र धातु, अलॉय हो जाएगी। ठीक है, तो 2 टाइप्स के अलॉय हैं। आपका पहले अलॉय में तांबा और टिन का जो परसेंटेज है 90% और 10% है, और दूसरे टाइप के अलॉय में तांबा 93% है और टिन 4% है। इन्हीं दोनों को मिलाया जा रहा है और पूछा गया है आपसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नया अलॉय बने उसमें टिन 9% हो जाए। नॉर्मल मिलावट की बात हो रही है। क्यों? पहला मिश्र धातु और दूसरा मिश्र धातु, इन दोनों को मिलाया जा रहा है। किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, इस चीज को निकालने का सबसे बेहतर तरीका एलिगेशन है। क्यों बच्चों? अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन की। पहले वाले अलॉय को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तांबा से कि टिन से? टिन से। हम तांबा से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, टिन नहीं, हम तांबा से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो पहले में तांबा बताइए 90%, दूसरे में तांबा 93%, तो मिश्रण में तांबा 91%। सोच लीजिए, जो मिश्रण बनेगा, इन दोनों मिश्र धातुओं का जो नया मिश्रण बनेगा, क्या उसमें तांबा 91% होगा? यस सर, नो सर, गलत है। गलत है। क्यों गलत है? तांबा टिन पहले में 90% है और टिन 10%। दूसरे में तांबा 93% और ये 4%। आप ये देखिए, ये तो 100% हो जा रहा है, लेकिन ये 97% हो रहा है। इसका मतलब 3% क्या है? 3% ये अभी कम है। तो 3% कोई अन्य धातु होगी इसमें? बता दीजिए। आप इसको अगर ऐड कर रहे हैं तो 93% क्या हो रहा है? आपका तांबा दिया गया है और इसमें दिया हुआ है 4% टिन है। आया समझ में? टोटल ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 97%। तो इससे क्या आपको जानकारी प्राप्त हो रही है? जो दूसरा वाला मिश्र धातु है उसमें केवल तांबा और टिन नहीं है, 3% कोई अन्य धातु भी होगी। जब 3% कोई अन्य धातु है तो जो मिश्रण बना है, मिश्रण में टिन कितना है बताइए? 9%। तो अगर हम तांबा 91% बोले तो 91% तांबा नहीं होगा, गलत है। यहां से भी तो कुछ अन्य धातु जो 3% है कुछ निकल के यहां आएगी। आप बात हमारी समझ गए होंगे। देखिए, इसमें तो केवल 2 ही धातु हैं, तभी जोड़कर ये 100% हो जा रहा है। लेकिन जो दूसरा वाला मिश्र धातु है उसमें 2 धातु नहीं है, उसमें तांबा टिन तो है ही, 3% कुछ और भी है। जब 3% कुछ और है तो इन दोनों को मिलाएंगे तो 3% कुछ और धातु में से भी कुछ धातु निकल के नए मिश्र धातु में जाएगी कि नहीं जाएगी? कि नहीं जाएगी? जाना ही है, निश्चित रूप से जाना है। बताइए, तो अगर मिश्रण में तांबा 9% है तो तांबा नहीं, टिन अगर 9% है तो तांबा हम 91% कह सकते हैं क्या? इतना फ्रीली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस 91% में निश्चित रूप से कोई अन्य धातु भी है। इसलिए यहां जो रिप्रेजेंटेशन हमारा तांबा से है वो गलत है। बच्चे ध्यान नहीं देते और कह देते हैं कि सही है, जबकि ये क्या है? गलत है। आप तांबा से नहीं रिप्रेजेंट करा सकते। ये वो सिस्टम नहीं कि चाहे दूध से दिखा दो, चाहे पानी से दिखा दो, चाहे तांबा से दिखा दो, चाहे टिन से दिखा दो।
ऐसा तब होता है जब आपका केवल जो अलॉय है इन्हीं दो धातुओं से मिलकर बना हो, जबकि दूसरा वाला अलॉय है वो आपका 3 धातुओं से या 4 धातुओं से या 5 धातुओं से, जितनी भी धातुओं से बन सकता है। 2 तो कंफर्म है, बाकी 3% में कुछ भी आ सकता है, चाहे 50 टाइप की धातु आ जाए इस 3% में। क्या मतलब हमसे, मतलब 3% में कोई अन्य धातु भी है या कोई अन्य धातुएं भी हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आया समझ में? मतलब ये 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बना हुआ है आपका दूसरे टाइप का अलॉय। आ रही बात समझ में? कोई डाउट? इसलिए हम जब मिलावट करेंगे इन दोनों का तो उस मिश्रण में तांबा 91% नहीं हो सकता। कि हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा गलत है। तो हमारी मजबूरी है कि अब इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टिन से। तो पहले में टिन 10%, दूसरे में टिन 4%, अच्छा मिश्रण में टिन 9%, क्रॉस डिफरेंस 5 और 1। ये है मात्राओं का अनुपात। नीचे लिख लीजिए नोट लिख लीजिए। इस प्रश्न में हम तांबा से रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। इस प्रश्न में हम तांबा से रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, क्योंकि दूसरे मिश्र धातु में %, कोई अन्य धातु भी है जिसमें से कुछ भाग निकल के नए बने मिश्र धातु में भी पहुंचेगा, जिसमें से कुछ भाग निकल के नए बने मिश्र धातु में भी पहुंचेगा, नए बने मिश्र धातु में भी पहुंचेगा। सारे क्लासरूम की ऐसी चल रही है ना, चेक करवा लीजिए अगला क्वेश्चन लगाकर। चलिए बच्चों अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 39। कॉपर तथा टिन की 2 मिश्र धातुएं हैं। पहली मिश्र धातु में 90% कॉपर तथा दूसरे मिश्र धातु में तांबा तथा टिन का अनुपात 2:3 है। पहले मिश्र धातु की 350 ग्राम मात्रा के साथ दूसरे मिश्र धातु की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त मिश्र धातु में कॉपर टिन का 3 गुना हो जाए? तो यहां तो ठीक है, केवल कॉपर और टिन से ही ये मिश्र धातुएं बनी हैं, 2 मिश्र धातुएं कॉपर टिन से ही बनी हैं। तो चाहे तो हम कॉपर से रिप्रेजेंट करा लें, चाहे तो टिन से रिप्रेजेंट करा लें। तो यहां पर परसेंटेज में फिगर चेंज कर लेना ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद रहता है, कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं 39 नंबर में पहले मिश्र धातु की बात की जाए तो कॉपर, बताइए, कॉपर और ये है टिन। कॉपर कितने % है? 90%। टिन 10% हो जाएगा। दूसरे मिश्र धातु की बात करूं तो तांबा तथा टिन का अनुपात 2:3 है, 2:3 का अनुपात है। तो कॉपर का परसेंटेज ही बता दीजिए, कॉपर कितना होगा बताइए? 2/5 गुणे 100, 40%। जो नया मिश्र धातु बनेगा, नया मिश्र धातु, इसकी स्थिति क्या है? बोला है कि कॉपर टिन का 3 गुना है, तो रेशियो कितने का? 3 और 1 का बनेगा। यही बोला है ना कि दोनों मिश्र धातुओं की कितनी मात्राएं मिला दी जाए? नहीं, दूसरे मिश्र धातु की कितनी मात्रा पहले मिश्र धातु के 350 ग्राम के साथ मिला दी जाए कि जो नया मिश्र धातु हो उसमें कॉपर टिन का 3 गुना हो। कॉपर टिन का 3 गुना होने का मतलब कॉपर 3 तो टिन कितना होगा? 1 होगा। यहां भी कॉपर का परसेंटेज निकाल लीजिए। कॉपर कितना है भाई? 3 है, कितने में? 4 में।
तो प्रतिशत में बदलेंगे तो 3/4 गुणे 100 हो जाएगा। कितना? 75%। ये हो गया। अब आइए करते हैं मिलावट। पहला मिश्र धातु और ये दूसरा मिश्र धातु। कॉपर से ही रिप्रेजेंट कराएंगे। पहले में 90% कॉपर, दूसरे में 40% कॉपर, और जो नई मिश्र धातु बनी है उसमें कॉपर 75%। क्रॉस डिफरेंस लेंगे तो यह आएगा 35 और ये 15, कटाएंगे तो 7 और 3 आ जाएगा। पहले वाला कितना है? 350 ग्राम है, तो 7 बराबर 350 ग्राम थे। तो बच्चे किसमें गुणा किया गया है? सॉरी, किससे गुणा किया गया 7 को? 50 से। 7 5 35, 350 आ गया। तो 3 में भी किससे गुणा? 50 से, तो 150। तो दूसरे वाले की कितनी ग्राम मिलाई जा रही है? 150 ग्राम मिलाई जा रही है। यह आपका आंसर है। सही है। आ गया बच्चों, सबको समझ में क्लियर है? भिन्न में अगर लिए होते, रेशियो में लिए होते तो हमारा कैलकुलेशन बड़ा होता। परसेंटेज में कर लेने से जल्दी से ये कैलकुलेट हो गया है। क्या है बाबू बताइए, क्या कंफ्यूजन है? हाँ, 90 और 10 का रेशियो हो गया। हाँ, तांबा टिन, तो कॉपर और तांबा एक ही चीज होती है। हाँ, कॉपर तांबा एक ही चीज होती है। चलिए, हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन। चलिए, जैसे एक हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन में करवा रहा था कल परसों, उसमें मीनार था और टावर था, तो उसमें कंफ्यूजन हो गया। जैसे मीनार की उन्नयन कोण दे दिया कि मीनार किसी भी आधार के एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो फिर लिख दिया टावर की ऊंचाई बताइए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे सवालों में। चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद है, क्या है? देखिए, बोला गया है 2 टाइप के मिश्र धातुएं हैं और पूछा गया है कि पहले का 350 ग्राम मिश्र धातु में दूसरे की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि जो नया मिश्र धातु हो उसमें कॉपर टिन का रेशियो समथिंग हो। तो सुनिए, पहले रेशियो निकाल लेते हैं। बोला है पहले वाले मिश्र धातु में कॉपर 90% है, तो टिन अपने आप 10% होगा। और दूसरे में बोला है कॉपर और टिन में जो अनुपात है 2:3 का है। तीसरे वाले में यानी कि नया जो मिश्र धातु बना है उसमें बोला है कॉपर टिन का 3 गुना है, तो 3:1 का रेशियो हो जाएगा। मिलावट नॉर्मली करनी ही है तो रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो चाहे टिन से रिप्रेजेंट कराइए चाहे आप कॉपर से रिप्रेजेंट करा लीजिए। तो परसेंटेज से रिप्रेजेंट कराएं तो ज्यादा बढ़िया है, परसेंटेज लेकर। अगर ऐसे नहीं लेते तो 9:1 का रेशियो लेते तो किससे दिखाना पड़ता? 9/10 से, यहां 2/5 से, और यहां 3/4 से। कैलकुलेशन बढ़ जाती, इसलिए हमने परसेंटेज में बदल लिया। ये तो दिया ही है कॉपर 90% है, यहां कॉपर कितने परसेंट हो जाएगा? दूसरे वाले मिश्र धातु में 2 है कॉपर, कितने में? टोटल 5 में, तो 2/5 भाग कॉपर है और 2/5 को गुणे 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। तो गुणे 100 कर दिया, 40% आ गया। सही है। और जो नया वाला मिश्र धातु है कॉपर टिन का 3 गुना है, मतलब 3:1 का रेशियो है, यानी कि कॉपर 3 है, कितने में? 4 में, यानी कि 3/4 भाग कॉपर है। तो परसेंटेज में लाएंगे तो 3/4 गुणे 100 यानी कि 75% हो जाएगा। क्यों? सही है। लिवोलन वाले आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? आई बात समझ में? आपकी समस्या दूर हुई कि नहीं बालक? हो गई। अब आइए, एक सवाल है 40 नंबर का, इसमें हम करेक्शन करा के एक नया सवाल यहां नोट कराना चाहेंगे। 40 नंबर में नोट कर लीजिए। किसी बर्तन में 90 लीटर दूध है, नब्बे लीटर दूध है, उसमें से 9 लीटर दूध निकालकर उसमें से 9 लीटर दूध निकालकर
उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तो उस बर्तन में दूध की कितनी मात्रा बच जाएगी, यह आपको बताना है। तो उस बर्तन में दूध की कितनी मात्रा बच जाएगी? यस, नहीं, चूंकि मुझे शॉर्टकट लिखाना है दूध और पानी पे, ठीक है, तो दूध पानी के लिए हमने उठा लिया यहां पर फॉर्मेट, ठीक है। क्या 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। लेकिन पढ़ाने के क्रम में स्प्रिट अल्कोहल से ज्यादा दिमाग में क्या आता है बच्चों के? दूध और पानी। इसलिए एक आसान सवाल, हमने आसान भाषा का प्रश्न उठाया है। समझ गए बाबू? इसलिए कि इसी पे मुझे शॉर्टकट भी लिखाना है जो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा, इसलिए मैंने ऐसा करा दिया। बाकी ये सवाल तो सही है, ठीक है। आइए देखिए, देखिए ध्यान से क्या हो रहा है यहां पर। जैसे चीनी पानी का बच्चों शरबत है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा शरबत निकालकर उतना ही पानी मिला दे रहे हैं, उतना ही पानी मिला दे रहे हैं। शरबत की मिठास कम होगी? होगी कि नहीं? शरबत की मिठास कम। अभी और कम मीठा बनाना चाहते हैं, और शरबत निकालिए और उसमें पानी मिला दीजिए, शरबत की मिठास और कम हो जाएगी। अभी और कम मीठा करना चाहते हैं, और पानी मत डालिए, पहले शरबत निकाल लीजिए और फिर उसमें पानी डाल दीजिए। वो क्या हो जाएगा बताइए? पानी पानी हो जाएगा। बच्चों बहुत कम मीठा हो जाएगा, होगा कि नहीं ऐसा? उसी तरह से एक प्योर मिल्क है, गाढ़ा दूध है, शुद्ध दूध है, ध्यान से देखिएगा। शुद्ध दूध है 90 लीटर। मार्कर की व्यवस्था कराइए। शुद्ध दूध है, सही है। इसमें आपने 9 लीटर दूध निकाल लिया और 9 लीटर पानी मिला दिया। आया समझ में? तो बच्चों हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें 9 लीटर दूध निकालने से कितना दूध बचेगा? 81 लीटर दूध बचेगा। और फिर इसमें कितना पानी मिला दे रहे हैं? 9 लीटर आपने पानी मिला दिया। अब हमारे बर्तन में क्या है? 80 लीटर अभी भी मात्रा है, 80 नहीं 90 लीटर अभी भी मात्रा है, लेकिन दूध उसमें 81 लीटर और पानी उसमें 9 लीटर होगा। यानी कि अब ये प्योर मिल्क नहीं है, ये दूध पानी का मिश्रण है। आया समझ में? दूध पानी का क्या है? मिश्रण है। अब पुनः आप क्या निकालेंगे? 9 लीटर दूध निकलेगा कि 9 लीटर मिश्रण निकलेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। अब दूध नहीं निकलेगा, 9 लीटर मिश्रण निकलेगा। आया समझ में? 9 लीटर मिश्रण निकला। अब 9 लीटर जब मिश्रण निकाल दिया तो उसमें क्या मिलाएंगे? 9 लीटर पानी मिलाएंगे। पानी मिला दिया, सही है। तो 9 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो कितना मिश्रण बच जाएगा? 81 लीटर मिश्रण बच जाएगा। आई बात समझ में? उस 81 लीटर में कुछ दूध होगा और कुछ पानी होगा। उसमें अब फिर प्योर 9 लीटर पानी मिला दे रहे हैं। बताइए, पानी फिर बढ़ जाएगा। फिर से ये मिश्रण कितने का हो गया? 90 लीटर का ही हो गया। अब आप उसमें से वापस से फिर क्या कर रहे हैं? 9 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं। 9 लीटर मिश्रण निकाला आपने, और फिर क्या कर रहे हैं आप? 9 लीटर पानी मिला दे रहे हैं। तो ऐसा करने से पानी की मात्रा बढ़ेगी और दूध की मात्रा लगातार क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, घट जाएगी। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ, यही सिस्टम है। 90 लीटर शुद्ध दूध है, 90 लीटर शुद्ध दूध है। आपने 9 लीटर दूध इसमें से निकाल लिया। ध्यान से देखिएगा,
9 लीटर दूध निकालने का मतलब 90 से 9 लीटर दूध निकालने का मतलब 1/10 भाग आपने दूध निकाला। 90 लीटर में से अगर 9 लीटर आप दूध निकाल रहे हैं यानी कि 9/90 1/10 भाग आप दूध निकाल रहे हैं। करिए 1/10, 9 ही लीटर तो हुआ। 90 का 1/10 क्या होता है? 9 लीटर। 90 लीटर दूध से अगर आप 9 लीटर दूध निकाल रहे हैं इसका मतलब 1/10 भाग दूध निकाल रहे हैं। तो 1/10 भाग दूध निकालेंगे तो दूध बचेगा कितना? 9/10 भाग बचेगा कि नहीं बताइए? 1/10 भाग कहीं से निकालेंगे तो बचेगा क्या? 9/10 बचेगा। तो 9/10 भाग यहां दूध बच गया। ध्यान से देखिएगा, पहली बार निकालने के बाद इतना दूध बच गया, समझ में आया? इतना दूध बचा हुआ है। फिर से पानी मिला दिया तो फिर से मिश्रण 90 का ही हो गया। अब की बार क्या निकल रहा है? 9 लीटर मिश्रण निकल रहा है बच्चे। तो 9 लीटर मिश्रण किसमें से निकाल रहे हैं? 90 लीटर मिश्रण से निकाल रहे हैं। तो कितना भाग निकाल रहे हैं मिश्रण, वो हमको बताइए। 1/10 भाग निकाल रहे हैं। तो देखिए 81 लीटर मिल्क था और 9 लीटर वाटर था, तो इसका कितना निकलेगा? 1/10 भाग निकलेगा। तो इसका कितना बचेगा? 9/10 भाग बचेगा। बताइए भाई, जब पहली बार आपने क्रिया की है तो 81 लीटर दूध था बचा हुआ और 9 लीटर उसमें पानी था। अभी भी ये मात्रा पूरी है, 90 लीटर की है। दूसरी बार ये क्रिया करनी है तो दूसरी बार फिर से आप 9 लीटर निकालेंगे मिश्रण। तो 9 लीटर मिश्रण निकालने का मतलब आप कितना भाग मिश्रण निकाल रहे हैं? 1/10 भाग आप मिश्रण निकाल रहे हैं। तो 1/10 भाग मिश्रण निकालेंगे किसका? 81 लीटर दूध और 9 लीटर पानी का। इसी का तो 1/10 निकालेंगे। तो इसी का कितना बचेगा? 9/10 बचेगा। इसी का 9/10 बचेगा, यानी कि 81 का 9/10 बच गया। तो 81 का 9/10 बचने का मतलब 90 गुणे 9/10, यही तो 81 है। इसी का कितना बचा दीजिए फिर? 9/10 बचा दीजिए। आ गया समझ में? क्लियर है? हमें बचा हुआ दूध ही चाहिए। पहली बार इतना दूध बचेगा, अब बचे हुए दूध का भी तो निकलेगा 1/10। बताइए, देखिए नया मिश्रण हमारा क्या है? 81 लीटर और 9 लीटर। नया मिश्रण क्या है? 81 लीटर दूध और 9 लीटर पानी है। 90 लीटर हो गया। अब इस 90 लीटर से फिर कितना निकाल रहे हैं? 9 लीटर निकाल रहे हैं, यानी कि कितना भाग निकाल रहे हैं? 1/10 भाग निकाल रहे हैं। तो 1/10 भाग दूध भी निकलेगा और 1/10 भाग पानी भी निकलेगा। सहमत हैं आप लोग? 1/10 भाग दूध भी और 1/10 भाग क्या निकलेगा? पानी भी निकलेगा। देख लीजिए आप यहां से मिश्रण हमारा इतने का ही हो रहा है। 81 मिल्क और 9 वाटर हो रहा है। यही मिश्रण है। इसी में से 9 लीटर निकाला है। तो 9 लीटर निकालने का मतलब कितना भाग निकाला? बताइए। 1/10 भाग निकाला। तो 1/10 भाग निकाला तो बचेगा कितना? 9/10 भाग बचेगा। तो 9/10 किसका बचा? 81 का। और 9/10 किसका बचा? बताइए। 9 लीटर वाटर का। सही है, दोनों का ही 9/10 भाग बचेगा। तो हमें तो दूध से ही मतलब है। तो दूध कितना बचेगा बताइएगा? इस 81 का 9/10 दूध बचेगा। इस 81 का 9/10 दूध बचेगा। पहली बार 90 से 81 हुआ, 81 बचा था। अब 81 उस मिश्रण में उपलब्ध है, तो 1/10 निकालेंगे तो 81 का 1/10 निकल जाएगा। तो बचेगा कितना? 81 का 9/10 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बता दीजिए। बचेगा। ठीक। अब क्या कर रहे हैं? अब जो भी बचा है उसमें फिर से आपने 9 लीटर क्या कर दिया? वाटर मिला दिया। अभी फिर ये कितना हो गया? 90 लीटर का मिश्रण हो गया। 90 लीटर का मिश्रण हो गया तो फिर 9 लीटर आपने क्या किया? मिश्रण निकाला। तो जब 9 लीटर मिश्रण निकाला मतलब कितना भाग निकाला? 1/10 भाग निकाला। तो बचेगा कितना? 9/10 भाग। तो बचेगा किसका? दूध का भी बचेगा 9/10 और पानी का भी बचेगा 9/10। तो दूध हमारा इतना बचा हुआ था, तो अब बचे हुए का कितना बचेगा? 9/10 बचेगा। यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है। दोबारा फिर बताऊंगा, पानी पी लूं पहले। ठीक है।
चलिए देखिए, एक 90 लीटर का शुद्ध दूध है। क्या हुआ है, कैसी प्रक्रिया यहां चल रही है? 9 लीटर शुद्ध दूध निकाल दिया और 9 लीटर उसमें पानी मिला दिया। तो मिश्रण की मात्रा पर तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं। प्रारंभिक मात्रा और नई मात्रा दोनों क्या है, बराबर है। प्रारंभ में जितना दूध था और अंत में उतना ही क्या है, मिश्रण है। 9 लीटर दूध निकालकर 9 लीटर पानी आपने मिला दिया है। तो अब देखिए, 9 लीटर दूध निकालने का मतलब क्या, आपने कितना भाग निकाला, पहले भाग पे ही समझिए इस क्वेश्चन को। 9 लीटर दूध निकालने का मतलब आपने 90 में से 9 निकाला, मतलब कितना भाग निकाला, 9/90 यानी कि 1/10 भाग निकाला। तो जब 1/10 भाग आपने निकाला तो बचेगा कितना, 9/10। ध्यान से देखिएगा, इतना 90 का 9/10 बच जाएगा दूध, सही है, इतना बचेगा, यानी कि 81 लीटर दूध बचा हुआ है। अब 81 लीटर दूध है और 9 लीटर उसमें क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। अभी फिर से ये कितना हो गया, बताइए, फिर से ये 81 आपका मिल्क हो गया और इसमें पानी मिला दिया आपने कितना, 9 लीटर। अभी भी ये 90 लीटर हो गया। तो अब 90 लीटर का फिर से क्या कर रहे हैं आप, बताइए। 90 का 9 ही लीटर तो निकाल रहे हैं, लेकिन 9 लीटर क्या निकलेगा, दूध की मिश्रण। वेरी गुड, मिश्रण निकलेगा। आप 9 लीटर मिश्रण निकलेगा। तो कितना भाग मिश्रण निकाला, 1/10 भाग मिश्रण निकाला। तो मिश्रण कितना बचा हुआ है, 9/10 बचा हुआ है। इसका 9/10 बचा हुआ है। मिश्रण 9/10 बचने का मतलब क्या, दूध भी 9/10 बचेगा और पानी भी 9/10 बचेगा। आई बात समझ में, दूध भी 9/10 बचेगा और पानी भी 9/10 बचेगा। कोई डाउट किसी को, क्लियर है कि नहीं? तो देखिए, हम केवल दूध पे ही क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो दूध आपका अभी 81 था, अब इसका कितना बचेगा, 9/10 बचेगा। याद रखिएगा, जितने भी कंपोनेंट होंगे सभी कंपोनेंट से उतना ही भाग निकलेगा जितना मिश्रण से निकल रहा है। मिश्रण से 1/10 भाग निकाल रहे हैं तो दूध का भी 1/10 भाग निकलेगा और पानी का भी 1/10 भाग निकलेगा, तब तो कहा जाएगा कि मिश्रण का 1/10 भाग निकला। तो दूध का भी 9/10 भाग बचेगा और पानी का भी 9/10 भाग बचेगा। बच्चियां बताइएगा, क्लियर हो रहा है, आई बात समझ में? हमको मतलब केवल दूध से है। दूध इतना बचा था, अब बचे का 9/10 बचेगा, बचे दूध का 9/10 बचेगा, पानी का भी 9/10 बचेगा, लेकिन पानी से क्या मतलब, दूध का 9/10 बचेगा। अब एक नया मिश्रण फिर से आ गया, जिसमें मान लिया दूध कितना हो गया, दूध P हो गया, और पानी कितना हो गया, पानी Q हो गया। आया समझ में? तो फिर से इसका कितना निकाल रहे हैं, इसमें से 9 लीटर निकाल रहे हैं, यानी कि 1/10 भाग निकाल रहे हैं। तो बचेगा कितना, 9/10। इसका मतलब दूध का भी 9/10 बचेगा और पानी का भी 9/10 बचेगा। तो दूध ये P की वैल्यू है ना बच्चे, दूध इतना है, P है। अब इसका कितना बचेगा, 9/10 बचेगा। यही हमारा आंसर है। आ गया समझ में? तो चलिए, इसको सीधे सीधे करना है तो कैसे करेंगे, मेथड 1 है ये आपका, मेथड 1। दूध की बची मात्रा बराबर क्या है, प्रारंभिक मात्रा 90 लीटर। तो पहली बार 9 लीटर निकाला, यानी कि 1/10 भाग निकाला, तो 9/10 दूध बचेगा। अगली बार फिर 9/10 दूध बचेगा, अगली बार फिर 9/10 दूध बचेगा। कितना आ गया, 65.61 लीटर। इतना दूध बचा हुआ है। तो पानी कितना आ गया, कैसे पता चलेगा, 90 में से इसको घटा दीजिए। आई बात समझ में, 90 से घटा दीजिए, सीधे सीधे पता चल जाएगा कि पानी कितना है। मेथड 1 क्लियर हो गया, सबको क्लियर है, आ रहा है समझ में?
बोलिए बच्चों, क्या हो गया? आया समझ में? कितने लोग नहीं समझ पाए इस बात को? देखिए, इस चीज को समझने के लिए बस यही ध्यान में रखना है कि कोई भी मिश्रण चाहे किसी भी कंपोनेंट से बना हो, जो भी इंग्रेडिएंट हो उसमें, अगर मिश्रण से हमें 1/10 भाग निकाल रहे हैं, मतलब उन कंपोनेंट्स का भी क्या निकलेगा? 1/10 निकलेगा, और बचेगा कितना? 9/10 बचेगा। वो तो शॉर्टकट है, अभी मेथड 2 है ना हमारा। वो ये कौन सा मेथड है? मेथड 1। मेथड 2 नोट कर लीजिए, वो रटने वाला मेथड है ना बाबू, रटवा देता हूं अभी, नोट करिए। ये बेसिक था आपका, बेसिक आपके दिमाग में है तो फायदा रहेगा। आइए नोट करिएगा। एक बर्तन में P लीटर शुद्ध दूध है। सभी लोग नोट करें, लीवोलन वाले भी। एक बर्तन में P लीटर शुद्ध दूध है। उसमें से M लीटर दूध निकालकर M लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। उतना ही पानी मिला दिया जाता है। पुनः M लीटर मिश्रण निकालकर M लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। पुनः M लीटर मिश्रण, आपकी बार तो मिश्रण निकलेगा ना, पुनः M लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया n बार दोहराई जाती है। n यस, n बार दोहराई जाती है। तब अंत में दूध की बची मात्रा बराबर, अंत में दूध की बची मात्रा बराबर, अंत में दूध की बची मात्रा बराबर क्या होगा? प्रारंभिक मात्रा ब्रैकेट में 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटा में प्रारंभिक मात्रा, और प्रक्रिया कितनी बार हुई है? n पावर n। यह आपका शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया। इसी की बात कर रहे थे ना आप। अंत में दूध की बची मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा ब्रैकेट में 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटा प्रारंभिक मात्रा पावर n। देखिए चीज तो ये वही है ना, 1 माइनस 9/90, यही है, बताइए, यही चीज तो आ रही है, यानी कि 9/10 पावर 3 हो जाएगा। उसी चीज को हम बेसिक से समझा रहे थे। आइए सॉल्व करते हैं। दूध की बची मात्रा बराबर क्या? प्रारंभिक मात्रा है 90 लीटर, ब्रैकेट में 1 माइनस निकाली गई मात्रा 9 लीटर, प्रारंभिक मात्रा 90 लीटर पावर। ये क्रिया कितनी बार हुई है? एक बार पहले हुई है, 2 बार और हुई है, यानी कि 3 बार हुई है। तो ये पैटर्न वही हो गया, 90 गुणे 9/10 का पावर। आंसर 63.65 ये आंसर है आपका। कर लिया आप लोगों ने? हर एक बच्चा देखे आगे, बच्चों समझ में? इसलिए स्प्रिट अल्कोहल हमने हटा दिया था कि दूध पानी वाली चीज थोड़ा आसान दिखती है आपको भाषा के हिसाब से, इसलिए हमने ऐसे कर दिया था। क्यों बाबू?
वो स्प्रिट अल्कोहल भी ठीक है, गलत मत बोलिएगा कि गलत सर कह रहे थे, ऐसा हमने नहीं कहा है। क्या है? अब आइए 41 नंबर के क्वेश्चन पे आइए, मेथड 2 था, हो गया। फोर्टी 41 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। एक बर्तन में 300 लीटर स्प्रिट है, उसमें से क्रमशः 10 लीटर, 20 लीटर और 30 लीटर स्प्रिट बारी बारी से डाला जाता है। बारी बारी से, अच्छा ठीक है, निकाला जाता है तथा क्रमशः उतना ही अल्कोहल डाला जाता है। उस बर्तन में कितना स्प्रिट शेष बचेगा? इसमें क्या अशुद्धि है कौन बताएगा? इस प्रश्न में क्या गलती है कौन बताएगा? प्रक्रिया नहीं, क्रिया होगी। अच्छा, क्रिया लिखा है, प्रक्रिया होगा। हाँ, अब ये बच्चा बोल रहा है। पिछले सवाल में 81/90 आ रहा है, क्या 1 माइनस 9/90, 1/10, 9/10। आप यहां क्या रख लिए थे? नहीं, मतलब गलत ये थे आप, कुल मिला के सही हो गया। चलिए आइए, तो भाई हम इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं क्या गलत है, ये बच्चा बताएगा। बताने दीजिए इनको, बहुत दिन बाद ये बोल रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, ये बच्चा बहुत समझदार है। चलिए बैठ जाइए, बहुत सही बोला ये बच्चा। पहली बार स्प्रिट निकलेगा, दूसरी और तीसरी बार तो मिश्रण निकलेगा ना, जबकि यहां तीनों बार मिश्रण निकालने की बात बोला है, जो कि गलत है। अच्छा हाँ सॉरी, स्प्रिट निकालने की बात बोला है जो कि गलत है। पहली बार स्प्रिट निकलेगा, बाकी दोनों बार क्या निकलेगा? मिश्रण निकलेगा। और यहां तीनों बार स्प्रिट निकलवा रहा है जो कि गलत है, लेकिन फिर भी हम समझ लेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। आ गया समझ में? हम अपने हिसाब से ही लगाएंगे, वही सोचकर कि पहली बार स्प्रिट निकलेगा और बाकी आगे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? मिश्रण निकलेगा। आ गया समझ में? अगर तीनों बार स्प्रिट ही निकालना हो तो सवाल पॉइंट में जाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा, और ऐसा सवाल आज तक कभी नहीं पूछा। समझिए बात को। सॉरी, क्या ये सवाल नहीं हल हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हम स्प्रिट भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा, पॉइंट में जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए आज तक वो सवाल बनता ही नहीं, कभी नहीं बनता। और यहां नॉर्मली वैसे ही करिए जैसे कराया था मेथड 1। स्प्रिट की बची मात्रा बराबर 300 लीटर पहले स्प्रिट था, पहले कितना निकाला है? 10 लीटर निकाला है। 10 लीटर निकालने का मतलब 10/300, यानी कि 1/30 भाग निकाला। तो 300 का 1/30 निकाल लिया तो बचेगा कितना? 29/30 बचेगा। अब ये बची हुई स्प्रिट है। अब देखिए, अब मिश्रण में से कितना निकाला? 20 लीटर मिश्रण निकाला। तो 20 लीटर निकालने का मतलब 20/300, यानी कि 1 मिनट, हाँ 300 है, तो 1/15। तो 1/15 भाग आप स्प्रिट भी निकाल लेंगे तो बचेगा कितना? 14/15 भाग बचेगा। आ गई बात समझ में? अब देखिए, अब 30 लीटर मिश्रण निकाला आपने। 30 लीटर मिश्रण निकालने का मतलब 30/300, यानी कि 1/10 भाग आपने मिश्रण निकाला। तो स्प्रिट का भी 1/10 निकलेगा, तो बचेगा कितना? 9/10। तो स्प्रिट का 9/10 बच गया। आंसर बोलिए। 243.6 लीटर। यह आपका आंसर है, यह आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखिए, क्लियर हुआ?
है किसी को परेशानी तो हमको बताए। बताइए बच्चों, सही है? देखिए मेथड 2 फिर से देख लीजिए दोबारा। 300 लीटर स्प्रिट है, आपने इसमें से 10 लीटर स्प्रिट निकाला, तो 300 में से 10 लीटर निकालने का मतलब कितना भाग निकाला? 10/300, यानी कि 1/30 भाग निकाला। 1/30 भाग निकाला तो बचेगा कितना? बताइए बचेगा कितना? 29/30 भाग पेट्रोल बचेगा। पेट्रोल कहां से? चलिए स्प्रिट बचेगा। अब मिश्रण फिर से अभी भी 300 हो गया, क्योंकि जितना निकाले हैं उतना ही क्या मिला दिए हैं? बताइए, अल्कोहल मिला दिए हैं, तो अभी भी ये 300 है। अब 300 लीटर मिश्रण से कितना निकाल रहे हैं? 20 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं। 20 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं, तो कितना भाग निकाला? बताइए। 1/15 भाग मिश्रण निकाला, तो 1/15 भाग मिश्रण निकालने का मतलब अल्कोहल से भी 1/15 और स्प्रिट से भी 1/15 निकलेगा, तो कितना बचेगा? 14/15 बचेगा। ये इतना अभी स्प्रिट बचा हुआ है। अब क्या किया आपने? अभी भी उसमें उतना ही अल्कोहल मिलाकर मिश्रण को बराबर कर दिया आपने, फिर से 300 लीटर कर दिया। अब 300 लीटर के मिश्रण से क्या निकाल रहे हैं? 30 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं, तो कितना निकला? बताइए। 1/10 भाग मिश्रण निकला, तो 1/10 भाग मिश्रण निकलने का मतलब 1/10 भाग स्प्रिट और 1/10 भाग अल्कोहल निकलना। आ रही बात समझ में? तो बचेगा कितना? 9/10। इसी को कैलकुलेट करना है, कितना? 243.6। अब आइए मेथड 2। देखिए मेथड 2, ये आपका कितना स्प्रिट है? जितना भी स्प्रिट है, इसमें से M1 स्प्रिट निकाला और M1 अल्कोहल मिला दिया, ठीक है। फिर आपने M2 मिश्रण निकाला और M2 अल्कोहल मिला दिया, सही है। फिर आपने इससे M3 मिश्रण निकाला और इसमें M3 अल्कोहल मिला दिया, सही है। तो स्प्रिट की बची मात्रा बराबर क्या हो जाएगा? स्प्रिट की बची मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा, ब्रैकेट में 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटा प्रारंभिक मात्रा पावर n होता है, लेकिन यहां बार बार अलग अलग मात्रा निकालकर उतनी ही मात्रा मिलाई जा रही है, तो सीधे सीधे एक ही बार पावर n नहीं होगा। इसको जितनी बार निकाला मिलाया जाएगा उसको उतनी बार इनटू के पैटर्न में लिखेंगे। तो 1 माइनस M1 अपॉन प्रारंभिक मात्रा और फिर 1 माइनस M2 बटा प्रारंभिक मात्रा और फिर यहां क्या होगा? इनटू 1 माइनस M3 अपॉन प्रारंभिक मात्रा। चीज वही है, बस फॉर्मूले के रूप में लिख दिया गया है। चीज वही है, लेकिन बस क्या किया है? फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखा है। प्रारंभिक मात्रा स्प्रिट की कितनी है? 300, ब्रैकेट में 1 माइनस 10/300, फिर 1 माइनस 20/300, फिर 1 माइनस 30/300। ये पैटर्न कितना आ रहा है? 243 लीटर। नोट कर लीजिए, ये आप लोगों का आंसर है, हर एक बच्चा नोट कर ले। सही है? आ रहा है समझ में? सही है? क्या है? अल्कोहल बस घटा लीजिए, 300 में से इतना घटा देंगे स्प्रिट, तो क्या आएगा? अल्कोहल
समझ गए? पूरा पूरा मात्रा 300 लीटर है, अब केवल बचा है 243.61 लीटर स्प्रिट। तो अब बाकी जो भी बचेगा सब क्या होगा? अल्कोहल। कैसे पता चलेगा? घटाकर 300 में से 243.61 घटा दीजिए। आइए अगले क्वेश्चन में। क्या नहीं कर सकते? क्योंकि बार बार मिलाया जा रहा है उसको। आया समझ में? तो नहीं किया जा सकता। बचेगा बचा सकते हैं, गए का निकलेगा कैसे निकाल पाएंगे? और आगे सही है बच्चों। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा सवाल है। 42 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। तो मुझे लगता है इसका प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे ना, सीधे वो जो मेथड 1 था उसी का आप लोग प्रयोग कर लेंगे। सही है। चलिए सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोला गया है एक बर्तन में दूध की कुछ मात्रा है, उसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है तथा यह क्रिया एक बार और की जाती है, मतलब 2 बार यह क्रिया हुई है। अब उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 64:17 है। प्रारंभ में उस बर्तन में कितने लीटर दूध था? 42 नंबर का मेथड 1 देखिए। माना प्रारंभ में x लीटर दूध था, क्या दिया हुआ है? अंत में क्या क्या दिया हुआ है? दूध और पानी का अनुपात क्या क्या है? 64:17 है। दूध और पानी का अनुपात 64:17 है। तो अगर बाबू हम दूध और मिश्रण का अनुपात पूछे तो 64:81 होगा। मानते हैं इस बात को? लास्ट में बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 64 और 17 का है, तो हम लास्ट में दूध और मिश्रण का अनुपात 64 और 81 का बोल सकते हैं। ये क्या है? लास्ट का दूध है और लास्ट में ये मिश्रण है। तो बेटा जितना मिश्रण लास्ट में होगा प्रारंभिक दूध भी उतना ही होगा। तो प्रारंभिक दूध की मात्रा भी तो यही होगी 81। किसमें? अनुपात में। क्यों बाबू? रेशियो फिगर में। सही है। आप देख रहे हैं कि ऐसे सवालों में जितना निकाल रहे हैं उतना ही मिला दे रहे हैं। तो जितनी मात्रा दूध की प्रारंभ में रही होगी उतना ही मात्रा मिश्रण की आई है लास्ट में। लास्ट में उतना ही मिश्रण तो होगा, क्योंकि जितना निकाल रहे हैं तो उतना ही मिला दे रहे हैं। तो दूध और मिश्रण का जो अनुपात आ रहा है 64 और 81 का आ रहा है। तो बच्चों अगर हम यहां से ये बोलना चाहें, इसको हटा दें, तो दूध की शेष मात्रा और दूध की प्रारंभिक मात्रा का अनुपात 64 और 81 नहीं हो जाएगा? आप हमको बता दीजिए। दूध और मिश्रण का अनुपात 64 और 81 आ रहा है, आएगा? लास्ट में दूध और पानी का अनुपात 64 और 17 का है। तो लास्ट में दूध 64 है तो पानी 17 है, तो मिश्रण 81 का होगा। और जितना मिश्रण लास्ट में बचा है उतना ही दूध प्रारंभ में होगा। सारा काम रेशियो में बोल रहे हैं हम यहां पर। तो दूध की शेष मात्रा और दूध की प्रारंभिक मात्रा में अनुपात क्या होगा? 64 और 81 का होगा। अब देखिए फॉर्मूले का यहां यूज करते हैं। दूध की शेष मात्रा बटा प्रारंभिक मात्रा बराबर 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटा प्रारंभिक मात्रा पावर क्या? n होगा। क्या ये फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले नहीं बताया गया था? बताया गया था, बस इधर था, ये चीज ट्रांसफर करके नीचे ले आए हैं, रेशियो बन गया है। समथिंग बाय समथिंग का मतलब क्या? अनुपात। आ रही बात समझ में? समथिंग बाय समथिंग का मतलब अनुपात।
तो ये दूध की शेष मात्रा और प्रारंभिक मात्रा का अनुपात क्या है? 64 और 81 का है। और 1 माइनस, बताइएगा निकाली गई मात्रा क्या होगी? कितना निकाल रहे हैं? 5 लीटर निकाल रहे हैं और प्रारंभिक मात्रा x है। आप कहेंगे सर 81 क्यों नहीं रखे? बाबू ये रेशियो में अगर रखे हैं तो ये रेशियो का पद है तो ये भी रेशियो का पद होना चाहिए। यहां पर अगर 5 रियल पद है, वास्तविक पद है, तो x भी क्या होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए। एक ही यूनिट के फिगर रखे जाते हैं। आया समझ में? यहां रियल वैल्यू, यहां रियल वैल्यू और यहां पर आप रेशियो वाली वैल्यू नहीं रख सकते। तो 5 लीटर यहां रखा है तो x लीटर यहां रखेंगे। पावर क्या? 2। तो 1 माइनस 5/x इज इक्वल टू अंडर रूट 64/81, मतलब 8/9। तो x बराबर 45 लीटर। ये आपका आंसर आ गया। x बराबर आ गया 45 लीटर। हो गया? कोई कठिनाई इसमें? ये रेशियो में रखा गया है तो यहां पर ये रेशियो में नहीं रखा जाएगा। 5 लीटर में ले लिया तो x भी क्या होगा? लीटर में। आप कह सकते सर यहां x क्यों नहीं रखे? x इसलिए नहीं रखे क्योंकि 64 को हम किस में रखे हैं? रेशियो में रखे हैं। आ रही बात समझ में? हमें लगता है समझ में आ गया होगा। दोबारा बता दूं क्या एक बार? देखिए, एक मान लिया x लीटर का कोई दूध है, उसमें से 5 लीटर दूध निकाला, 5 लीटर पानी मिला दिया, पुनः 5 लीटर मिश्रण निकाला, 5 लीटर पानी मिला दिया, और ऐसा करने से लास्ट में दूध और पानी का अनुपात 64 और 17 हो गया। मतलब अगर दूध बचा है 64 तो पानी आ गया उसमें 17। तो हम दूध और मिश्रण का लास्ट में रेशियो बताना चाहें तो 64 और 81 होगा। भाई जोड़ेंगे तो मिश्रण ही तो आता है, दूध पानी का 81। तो जितना मिश्रण लास्ट में होता है उतना ही दूध प्रारंभ में होता है। तो अगर हम रेशियो ही बोलना चाहें तो दूध की शेष मात्रा यानी कि बची मात्रा और प्रारंभिक मात्रा का अनुपात यही होगा, 64 और 81 होगा। क्लियर हुआ? इस बात को समझिए सबसे पहले। आ रहा है समझ में? अब देखिएगा, ये फॉर्मूला तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है। दूध की शेष मात्रा बटा प्रारंभिक मात्रा बराबर 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटा प्रारंभिक मात्रा पावर n। मान रखना है बस। ये रेशियो में मान रख दिया 64/81 और ये 1 माइनस 5 लीटर बटा x लीटर पावर 2 हो गया। सही है? स्क्वायर हटेगा तो यहां रूट लग जाएगा। 1 माइनस 5/x बराबर 8/9, x बराबर 45 लीटर। कितने लोगों को प्रॉब्लम है इसमें? हाथ उठाइए, दोबारा बता दूं। हाँ कर रहा हूं। मेथड 2 देखिए। ये जो 64/81 आया है 2 बार, यस। देखिए बाबू, लास्ट में दूध आपका 64 है, पानी 17 है, तो लास्ट में दूध और मिश्रण 81 हो जाएगा। श्योर है? तो इस पे सहमत हैं आप? अब सुनिए, लास्ट में अगर मिश्रण 81 है तो प्रारंभ में दूध भी क्या रहा होगा? श्योर है? हो गया। आ रहा है समझ में? क्योंकि जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही मिला दे रहे हैं। अब रेशियो से करना है। देखिए 64/81 का वर्गमूल लेंगे, क्रिया कितनी बार हुई है? 2 बार, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, सीधे आएगा 8 और 9। कितना कम हुआ था? 1 कम हुआ। 1 बराबर 5 लीटर के, 9 बराबर 45 लीटर। ये मेथड 2 है। सही है? देखिए दूध अब बचा है 64 और प्रारंभ में दूध था 81। ये 2 बार क्रिया करने के बाद ऐसी चीज दिखाई दे रही है। तो प्रारंभिक स्थिति पर आने के लिए वर्गमूल इसका ले लीजिए। 2 बार गुणा होके ये चीज आया है तो वर्गमूल ले लेंगे तो 8 और 9 हो जाएगा। मतलब शुरुआत दूध बचा है कितना? 8 पहली बार के बाद था कितना? 9। कितना निकाला? 1 निकाला। 1 बराबर 5 लीटर के, तो 9 बराबर 45 लीटर के। ऐसे हो जाएगा। चलिए, ये भूल जाएंगे आप ये तरीका, लेकिन वो पहला वाला तरीका दिमाग में आपके रहेगा। एक आवश्यक सूचना देनी, कल से कुछ बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो इंडिविजुअल जीएस का बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करवा रहा हूं पॉलिटी से ये बैच।
इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको पढ़ाएंगे डीपी पांडे सर। इनको आप लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि ये सिविल के टीचर हैं, एसएससी के टीचर नहीं है। इलाहाबाद में जितना भी पीसीएस का सिलेक्शन होता है उसका आधा सिलेक्शन इन्हीं के संस्थान से होता है, आधा से ज्यादा। जितने टॉपर होते हैं पहले दूसरे तीसरे इनके क्या दिखाई देते हैं। उनके बैच वाले क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरव्यू क्लास का ये प्रोग्राम सेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें से मतलब 300 सीट है तो 150 सिलेक्शन इन्हीं के यहाँ से होते हैं। ठीक है, तो ये आपको गाइड करेंगे कल से। ठीक है, और एक बेहतर टीचर है, आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझाएंगे। बैच इंडिविजुअल है तो सारे टॉपिक्स जो होंगे इनकी अपनी खुद की कोचिंग है, सिविल की कोचिंग चलती है सर की। तो ये कल से आपकी क्लास लेंगे, इंडिविजुअल के लिए ये होंगे केवल उपलब्ध। ऑनलाइन भी क्लास रहेगी सर की। ठीक है, फीस 999 है ऑनलाइन की, और ऑफलाइन की शायद 4500 के आसपास है। ऑफिस से आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। ये बैच किसके लिए स्टार्ट हुआ है? स्पेशली आप ही बच्चों के लिए स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसका टाइम है 12:45 से। जैसे ही आपका मैथ की क्लास खत्म होगी आप जस्ट ये सामने वाली जो क्लास है उसमें बैठ जाएंगे। ठीक है, क्या है, शायद 500 छूट है आप लोग के लिए, 4000 है। ठीक है, तो ऑनलाइन में शायद छूट नहीं है, मैं बात कर लूंगा। 999 फीस है। सुन लीजिए, अब जीएस का मैथ तो सुन लीजिए। बिना जीएस के किसी भी एग्जाम को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। एसएससी की मेरिट आपकी बढ़ रही है, बिना जीएस में 60-70% करे आप 170-160 तक स्कोर कर ही नहीं सकते। ये जो बैच होगा स्पेशली ध्यान दिया जाएगा, इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएसआई और पीटी तो सबको क्वालिफाई करना है, और रोल जीएस का 50% है। सबसे ज्यादा रोल जीएस का इसमें है। तो इस समय मैथ से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका मैथ तो दुनिया कर रही है, इंग्लिश तो दुनिया करती है, रीजनिंग सब करते हैं, जीएस सब नहीं कर पाते। तो आपको इसी में विशेष योग्यता ले आनी है। और विशेष योग्यता कैसे आएगी? जब आप पढ़ेंगे। अगर समय नहीं है आपके पास तो लुसेंट रट डालिए, मत करिए क्लास। लुसेंट और घटना चक्र उसको अच्छे से तैयार कर डालिए। समय है तो क्लास कर लीजिए। ठीक है, इन दो चीजों में से एक काम आप कर लीजिए। सारे टीचर जो होंगे आपके बेहतरीन होंगे और अच्छे से क्लास चलेगी कल से। तो जो भी बच्चे हैं आना शुरू कर देंगे कल से, और बिना रुके हुए बिना ब्रेक किए हुए क्लास आपको कंटिन्यू करना है। आप चाहें तो एक पॉलिटी पढ़ना चाहें तो केवल पॉलिटी पढ़ सकते हैं, बाद में अपनी फीस वापस करा लीजिएगा आगे की क्लासेस की। ठीक है, या अगर बीच में लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, अच्छा नहीं है, तो पूरी फीस वापस करा लीजिएगा। ठीक है, ये हमारी ओर से आपको इतनी छूट रहेगी। फीस वापस कराने के लिए हमसे मिलिएगा, हम ऑफिस में बोल देंगे वापस हो जाएगी फीस। ठीक है, क्या हुआ, क्या है शीट? मतलब मिश्रण की शीट। अब कहां बटेगी? जाइए 20 रुपए खर्च करिए। कल भी बंटवाया था ना मैंने मिश्रण की शीट, अब कहां बटेगी? ले लीजिए, अब बोल दिए तो ये वाली शीट ले लीजिए। चलिए, क्या हुआ? लड्डू। सुनिए, अब एक आवश्यक सूचना लड्डू के बारे में सुन लीजिए। लड्डू की जिम्मेदारी दीपक सर को मैंने दे दिया है, वो सामान ला नहीं रहे हैं। जब वो लाएंगे तभी बनेगा, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही बनना है। तो अब फिर मैं आज उनको टाइट करता हूं, आप लोग भी एक बार उनको टाइट कर दीजिएगा। चलिए, आ रहा हूं, ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, पीएस सॉल्व कराना है, ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। क्या है? हाँ, जीएस 100% रहेगा। हाँ, खुश रहिए बाबू, खुश रहिए। ठीक, शीट अब नहीं बाबू, ऑफिस से जाके लेना पड़ेगा आपको। एक ही दिन शीट बंटती है, मैंने 2 दिन बंटवा दिया। जिनका भी मिश्रण हुआ टेलीग्राम पे लिंक आ चुका है, वहां से देख के सारा क्लास कवर कर लेने, तो मिश्रण कुछ समझा नहीं पाएंगे हम।